भारत को तो प्रबुद्ध भारत बनना ही होगा, तभी भारत दुनिया के देशों में सबसे ऊपर निकल के आएगा। तथागत बुद्ध इतना बड़ा दर्शन हमें दे के गए, लेकिन हमारे ही देश के कुछ हुक्मरानों ने उस दर्शन को ख़त्म करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म की बेड़ियों से बाहर निकल के इंसानियत धर्म को सबको अपनाना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। आज वो समय फिर से आ गया है जब पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की ज़रूरत है। हमने तय किया है कि अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म के रास्ते पर लेके जाएंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। इसी नियत से हमने ये कल संकल्प लिया है दीक्षा भूमि में। इस धम्म की आज भारत को बहुत ज़रूरत है। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। हम 64वां धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है सामाजिक न्याय के। हम इस वक्त जिस ज़मीन पे खड़े हैं इसे विदर्भ कहा जाता है, नाग विदर्भ कहा जाता है और ये नागों की भूमि है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा की घोषणा की तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें अप्रोच किया कि आप मुंबई में करिए, बेंगलोर में करिए, लेकिन बाबा साहब ने विदर्भ को चुना, नागपुर को चुना, उसके बाद चंद्रपुर को चुना। सर, आपने एक बड़ी घोषणा की। उसी संदर्भ में एक बड़ी घोषणा हमें देखने को मिली कि आपने कल 64वें धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर 10 करोड़ लोगों को एक साथ, पार्ट पार्ट में नहीं, एक साथ पूरे देश में धम्म दीक्षित करने की एक बड़ी घोषणा की। क्या कहेंगे इस घोषणा के बारे में? मैं समझता हूँ आज जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों को जाति और धर्म की वजह से पूछ के हत्या कर दी जाती है और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इस तरीके से भारत कभी भी प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जी। तथागत बुद्ध इतना बड़ा दर्शन हमें दे के गए, लेकिन हमारे ही देश के कुछ हुक्मरानों ने उस दर्शन को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊपर आए, भारत प्रबुद्ध भारत बने, तो मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म की बेड़ियों से बाहर निकल के इंसानियत धर्म को सबको अपनाना पड़ेगा। जी। और तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का धर्म है। इसमें सबके कल्याण की भावना है। इसमें किसी भी प्रकार का आडंबरवाद, पाखंडवाद नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। किसी को का शोषण करने के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। किसी का जाति, धर्म, वर्ण या लिंग भेद के आधार पे कोई पक्षपात नहीं है। तो ऐसा धम्म जो सद्धम्म है, जो सबको समान रूप से आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करता है, तो इस धम्म की आज भारत को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और जिस दुनिया के जिन देशों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचार को अपने जीवन में अंगीकार किया, आज जो देश हैं वो दुनिया में बहुत आगे निकल गए। और हम समझते हैं कि भारत को तो प्रबुद्ध भारत बनना ही होगा, तभी भारत दुनिया के देशों में सबसे ऊपर निकल के आएगा। और तो उसी मार्ग को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया और दुनिया के लिए विश्व कल्याण का एक रास्ता पुनः प्रारंभ किया। आज जिस तरीके से जाति धर्म के दंगे देश में बढ़े हैं और सरकारी संरक्षण में कहीं न कहीं कमज़ोर को कमज़ोर किया जा रहा है और बड़े पूंजीपतियों को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज वो समय फिर से आ गया है जब पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की ज़रूरत है। जो लोग अपने जीवन के फैसले जी। बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से तर्क की कसौटी पे कस के देख के अच्छे बुरे का अंतर करते हैं और उसके बाद अच्छे मार्ग को चुनते हैं, वही मैं समझता हूँ बौद्ध कहलाते हैं। तो हमने तय किया है कि अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म के रास्ते पर लेके जाएंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे, ताकि वो लोग मानव कल्याण की भावना से देश को मजबूत करने के लिए काम करें, भारत के संविधान
को के रास्ते पे चलते हुए सर्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ें और ये समय की मांग भी है। तो इसी नियत से हमने ये कल संकल्प लिया है दीक्षा भूमि में। जी हमने आपकी प्रतिमा देखी है कि आप जिस तरह से लड़ते हैं, आप एक सच्चे सिपाही जो है बाबा साहब के समता सैनिक दल से आपने शुरुआत की। हम देश भर के सारे मंत्रियों को देखते हैं, हम विधायकों को देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लड़ते हैं, जिस तरह से आप घोषणा करते हैं, आप नहीं डरते किसी से। क्या प्रेरणा है इसमें कि बाकी एमएलएस अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जैसे हमने यूपी में देखा है अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि रिजर्वेशन से, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से उन सीटों पर वो बैठे हैं। आपकी क्या प्रेरणा है कि आप इस तरह से सदन में भी, सदन के बाहर भी, पब्लिकली भी इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते रहते हैं? देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बड़े जीवन के लंबे संघर्ष के बाद हम लोग को लगभग 3,500 साल की गुलामी से आज़ादी मिली। जी। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार करने से वंचित रखा और वर्ण व्यवस्था में बाँट के हमें अछूत बना के, शूद्र बना के जिस तरह हमारा शोषण लगभग 3,500-4,000 साल हुआ, तो उससे इत लंबे संघर्ष से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें बाहर निकाला और जो वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिला और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के और बाबा साहेब के बीच पूना पैक्ट हुआ। वो खुश तो नहीं थे पूना पैक्ट करके, क्योंकि जो असली मांग थी उससे उनको पीछे हटना पड़ा समाज को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जो मिला, उसकी वजह से आज हम लोग संसद में सांसद बने बैठे हैं, विधानसभाओं में विधायक बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने समाज को वहाँ रिप्रेजेंट करें, चूँकि ये प्रतिनिधित्व है। ये कोई रिज़र्वेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व है कि दोज़ आर नॉट adequately represented. जी। They have been given representation by way of this political reservation or reservation in government jobs or in institutional educational institutions. तो हमें जो हम संसद में हैं या विधानसभाओं में हैं या मंत्री हैं वो रिजर्व सीट से हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि अपने समाज के मुद्दों को हम मजबूती से उठाएं। बिल्कुल। अगर हमारे लोगों का शोषण होता है, उनका पर जुल्म होता है या हमारे अधिकारों की अवहेलना होती है या हमारे अधिकारों को सदन में या किसी भी प्रकार से कर्टेल किया जाता है, तो हमें चाहिए कि हम मजबूती से अपने हक और अधिकार की बात को समाज का रिप्रेजेंट होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते या पिछड़े वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं, जी। उनको चाहिए कि वो अपने लोगों के मुद्दों को सदन के अंदर मजबूती के साथ उठाएं। बिल्कुल। आपने जैसे रिज़र्वेशन की बात की, पॉलिटिकल रिज़र्वेशन की बात की, लेकिन अब बाकी सेक्टर्स में भी रिज़र्वेशन धीरे-धीरे कम हो रहा है। हम प्राइवेटाइज़ेशन की ओर जा रहे हैं, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो प्राइवेटाइज़ेशन की ओर जा रहे हैं। आपने जो ज़िक्र किया किया था कि जैसे ज़मीन है, नेचुरल रिसोर्स है, उनमें एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग का एक अपना हिस्सा होना चाहिए। क्या बात है ये वो? एक्चुअली आप जानते हैं कि जब हम लोग को ज्ञान के रास्तों पे बंदिश लगाई गई, व्यापार करने के रास्ते पे बंदिश लगाई गई, तमाम धन संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश लगाई गई। उस और ये बंदिश लगातार मतलब 3,500 साल के आसपास तक रही, जिसकी वजह से हम विकास के दौर में इतने ज़्यादा पिछड़ गए कि जो खेत की ज़मीन है या नेचुरल रिसोर्सेज है, कोई अपनी माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही लोग उसके मालिक हैं, हमारे लोग उसके मालिक नहीं हैं। ले दे के जो रिजर्वेशन मिला जिससे हम लोग सरकारी नौकरी में आए, पढ़ने लिखने लगे, आज इसको आउटसोर्स करके या प्राइवेटाइज़ करके हमारे सरकारी नौकरियों के रास्ते को भी इन्होंने बंद कर दिया और एजुकेशन को महँगा करके, सरकारी शिक्षा को कमज़ोर करके और प्राइवेट एजुकेशन करके इन्होंने प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स खोल के हमारे हाथ से जो एक सस्ती सुगम शिक्षा मिल जाती थी, जिससे हम लोग तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते थे, उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। मैं समझता हूँ अगर आज हम लोग इस स्थिति तक पहुँचे तो कहीं न कहीं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव संसद में रहे हैं, विधानसभाओं में रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं समाज के साथ गद्दारी की है और बाबा साहेब के संविधान के साथ गद्दारी की है। अगर वो समय रहते जब प्राइवेटाइज़ेशन चल रहा था, जब हमारे हाथों से हमारे विकास के रास्ते को छीन के उसको बंद किया जा रहा था, उस वक़्त जो आवाज़ उठानी चाहिए थी हमारे जनप्रतिनिधियों ने नहीं उठाई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम मरे के समान हैं। ऐसे ना बोल के जीने से कोई लाभ नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो समाज के हक और अधिकार के लिए बोले।
और नहीं बोल सकता है तो फिर उसको जनप्रतिनिधि होने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, अगर नहीं बोल सकते आप, जनता ने आपको चुन के दिया है, अगर जनता के हित के लिए नहीं बोल सकते तो आपको जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है। राजेंद्र पाल गौतम जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया आवाज़ इंडिया टीवी के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, जय भीम।